तो ये टाइम तब का है जब पूरे अर्थ के सरफेस पे मॉन्स्टर्स का कब्जा हो चुका था और मॉन्स्टर्स और ह्यूमंस की सदियों से चलती हुई लड़ाई की वजह से ह्यूमैनिटी पूरी खत्म हो जाती है। अब इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ कुछ गिने चुने ह्यूमंस बचे हुए थे और बाकी सबके सब बीस्ट थे और उन बीस्ट के स्पीसीज को भी ना चाहते हुए फ्लोटिंग आइलैंड्स पे रहना पड़ता है। तो कहानी की शुरुआत में हम अपने मेन कैरेक्टर यानी कि हीरो विलियम को देखते हैं, जो कि एक मॉन्स्टर के सामने खड़ा हुआ था और वो सारे मॉन्स्टर्स का किंग था। हम देखते हैं कि उस फाइट के दौरान विलियम ने उससे हरा दिया था, लेकिन इस फाइट की वजह से वो खुद भी बहुत ही ज्यादा इंजर्ड और कमजोर पड़ जाता है। इवन कि विलियम को आखिरी दम तक लड़ता हुआ देखकर वो मॉन्स्टर किंग भी काफी ज्यादा शॉक होता है और उसकी बहादुरी की दाद देता है। अब जैसा कि वो लोग दुश्मन थे तो वो मॉन्स्टर किंग उस जगह में विलियम को कमजोर हालत में देखकर उसके ऊपर कर्स लगा देता है, जिस वजह से जो विलियम होता है उसकी बॉडी पूरी फ्रीज हो जाती है उसी जगह में। अब जब 500 साल बाद उसकी आंख खुलती है तो उसे मालूम पड़ता है कि वो इस पूरी दुनिया में सिर्फ आखिरी बचा हुआ ह्यूमन है इन 20 लोगों के बीच में। अब वो अपनी आइडेंटिटी को छुपाकर शहर में रहने लगता है बिना लोगों को ये बताए कि एक टाइम पर उसने ही पूरी ह्यूमैनिटी को बचाया था। एक दिन जब वो रास्ते से गुजर ही रहा होता है, उसकी नजर एक लड़की की तरफ पड़ती है जो कि बिल्ली का पीछे करते करते बिल्डिंग से नीचे गिरने वाली होती है। उसी वक्त विलियम उसे अपनी पावर से बचा लेता है। अब जिस पर कि वो दोनों के दोनों ही नीचे गिर जाते हैं। उस जगह में सारे के सारे भीड़ इकट्ठा हो जाती है आवाज को सुनते हुए। तो वो लोग उस जगह में उनकी मदद न करके बल्कि उस लड़की के बारे में बातें करने लगते हैं, क्योंकि वो उन लोगों से काफी ज्यादा अलग दिख रही थी। वैसे अलग तो विलियम भी था, लेकिन उसने अपनी आइडेंटिटी को छुपाया हुआ था। वो लड़की उस जगह में विलियम को अपना नाम कैथली बताती है। अब जिस पर कि विलियम उससे पूछता है कि वो शहर में नहीं आई है, तो जिस पर कैथली हाँ में जवाब देती है। इस बात को सुनकर विलियम उस जगह में अपने कपड़े से उसका सर ढक देता है और एक पुरानी गली से उसके लिए एक नई कैप खरीद लेता है। कैथली उस जगह में उसे थैंक्स कहती है। उससे पहले ही विलियम उसे रोक देता है, ये कहते हुए कि ये जगह तुम जैसी अकेली लड़की के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। यहाँ के क्राइम रेट्स बहुत ही ज्यादा है, खास करके तो उन लोगों के ऊपर जो लोग इनसे काफी ज्यादा अलग दिखते हैं। अगर तुम इस जगह से निकलना चाहती हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। कैथली उसे थैंक्स करती है, लेकिन वो उससे कहती है कि जाने से पहले मैं एक जगह विजिट करना चाहती हूँ, क्या तुम मेरी मदद करोगे? अब विलियम के पास कोई काम नहीं था तो वो एग्री हो जाता है। उसे भी वो जगह मालूम नहीं थी, लेकिन वो मैप को फॉलो कर रहे होते हैं। अब उस मैप की वजह से वो दोनों के दोनों रास्ता भटक जाते हैं। अब जिस पर कि वो दोनों के दोनों ही एक दूसरे के साथ और भी ज्यादा समय बिताते हैं, तो वो पूरे दिन भर बहुत सारी चीजों को एंजॉय करते हैं और फाइनली उस जगह में पहुंच जाते हैं। वो जगह पूरे टाउन की सबसे ऊंची जगह थी और वहां से पूरी सिटी और टाउन दिख रहा था। इवन के सनसेट के टाइम तो वो और भी ज्यादा सुंदर लग रहा था। उसी वक्त वहाँ पर कैथलिक के लोग भी आ जाते हैं उसे लेने के लिए। अब जिस पर विलियम को मालूम पड़ता है कि अब कैथलिक को बाय बोलने का टाइम आ चुका है। रात के टाइम विलियम अपने पुराने दोस्त ग्रेग से जाकर मिलता है, जहाँ वो दोनों के दोनों ही अपने दोस्तों के बारे में बात कर रहे होते हैं। विलियम को मालूम पड़ता है कि फाइट के दौरान बहुत सारे उसके दोस्त मारे जा चुके हैं, लेकिन उसे इस चीज का थोड़ा सा भी अफसोस नहीं था, क्योंकि ऐसा तो होता ही है वॉर के दौरान। बातचीत के बीच में उसका दोस्त ग्रेग उससे पूछता है कि तुम अपने लिए कुछ काम क्यों नहीं ढूंढ लेते? मेरे पास तुम्हारे लिए एक जॉब है और उम्मीद है कि तुम्हें वो पसंद आएगी। विलियम तैयार हो जाता है, लेकिन जब उसे मालूम पड़ता है कि ये काम मिलिट्री के लिए है तो वो मना कर देता है, क्योंकि अब वो लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना चाहता था, उसे पीस चाहिए था। लेकिन ग्रेग उससे कहता है कि तुम्हें बस एक केयर टेकर की जॉब करनी है मिलिट्री के स्पेशल वेपन्स के लिए। सीन शिफ्ट होता है और अगले सीन में हम विलियम को उसी आइलैंड में देखते हैं जहाँ पे कि मिलिट्री का वेयर हाउस है। फाइनली वो उस जगह में पहुंच चुका था अपनी नई जॉब को करने के लिए, जिसके बारे में उसे ग्रेग ने बताया था। अब वो बताई गई लोकेशन के लिए निकल पड़ता है, लेकिन रास्ते के बीच में ही एक छोटी सी बच्ची आकर उसके ऊपर अटैक कर देती है। विलियम उसके सारे अटैक को डॉज कर लेता है बड़ी आसानी से। अब जिस पर कि एक गलत मूव के साथ वो पानी में गिरने लगती है, लेकिन विलियम उसे बचा लेता है और खुद पानी में भीग जाता है। उस जगह में हल्ला सुनकर वो लड़की वहाँ पर पहुँच जाती है जो कि विलियम को आज सुबह ही मिली थी, यानी कि कैथली। वो दोनों के दोनों एक दूसरे को देखकर काफी ज्यादा शॉक होते हैं और दोनों के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस। अगले सीन में हम उसे वेयर हाउस के एक बाथरूम में देखते हैं जहाँ पर कि वो नहा रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि आखिर वो किस जगह में है, क्योंकि इस जगह को देखकर लगता नहीं कि ये जगह मिलिट्री की है। अब नहाने के बाद और अपनी नई जॉब के कपड़े पहनने के बाद जब विलियम वापस जा रहा होता है बाहर, तो उसे अपने गेट के सामने निग्लैडो दिखाई देती है, जो कि असल में उसकी एक्स थी। अब उसे उस जगह में देखकर विलियम गेट बंद करके वापस अंदर चले जाता है, ये कहते हुए कि आज सुबह उसने किसका चेहरा देख लिया था।
जो उसे जिंदगी वापस से उसके एक्स के सामने टकरा के ले आए। लेकिन नेग्लाडो उसे रोक देती है, ये कहते हुए कि तुमसे इतने दिनों बाद मिलने के बाद मैं बहुत ज्यादा खुश हुई। विलियम को उसकी शकल देखकर इतनी ज्यादा गुस्सा आ रही होती है, लेकिन वो इस चीज को इग्नोर नहीं कर सकता था क्योंकि वो भी वहाँ पर काम करती है। तो यानी कि उन दोनों को ही अब साथ में काम करना पड़ेगा। इसके बाद वो दोनों के दोनों आसपास जगह घूमने लगते हैं, जहाँ पर कि उस जगह को दिखाते हुए उसकी एक्स कहती है कि ये जगह पूरे मिलिट्री ने बनाई है और मैं यहाँ की गिल्ड की रिप्रेजेंटेटिव हूँ। अब उसके साथ बात करने के लिए वो उसे एक जगह में ले आती है। अब वो उसे ऐसे घूर रही थी जिस पर कि विलियम उससे पूछता है कि क्या तुम मुझे खाना चाहते हो। अब जिसके जवाब में उसकी एक्स उससे कहती है कि हाँ, अगर तुम मुझे अपने प्यारे हाथों से अपना। अब जिस पर कि विलियम उसका मुंह उसे बंद करने के लिए कहता है और उससे मुद्दे पे आकर ये बात पूछता है कि आखिर ये जगह है कैसी, और मुझे केयर टेकर की जॉब मिली है तो मुझे किस चीज की केयर करनी है, क्योंकि मुझे बताया गया था कि मुझे कुछ मिलिट्री के वेपन्स की केयर करनी है, लेकिन इस जगह को देखकर लगता नहीं कि यहाँ वेपन्स की सप्लाईज है। उसके चेहरे को देखकर उसकी एक्स उस जगह में समझ जाती है कि आखिर वो क्या जानना चाहता है। उसकी एक्स उससे बताती है कि वैसे ये काम इतना भी ज्यादा मुश्किल नहीं है। इससे पहले 2 केयर टेकर्स इस जगह में आए थे, लेकिन बिना कुछ बताए उन्होंने दूसरे ही दिन जॉब को छोड़ दिया था। तो ये मत समझना ये बहुत ही ज्यादा आसान होने वाली है। लेकिन विलियम उससे कहता है कि वो किसी भी तरह की मुसीबत को झेलने के लिए तैयार है। तो उसके ऐसे एग्रीमेंट को सुनकर उसकी एक्स अपने बेसमेंट के बच्चों को उस जगह में ले आती है, जो कि असल में गेट में ही खड़े थे और सब कुछ सुन रहे थे। अगले सीन में हम विलियम को देखते हैं, जिसे मालूम पड़ता है कि असल में इस जगह में उन्हें इन बच्चों की केयर करनी है और आखिर ये किस एंगल से मिलिट्री के वेपन्स हो सकते हैं। वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज था, लेकिन उसने अपनी एक्स को चैलेंज करा था कि वो अपनी इस जॉब को नहीं छोड़ेगा, इसलिए वो अपना काम करने के लिए तैयार हो जाता है। वो बच्चों के साथ घुल मिलने की कोशिश करता है, लेकिन वो सब के सब बच्चे उसे देखकर डर के मारे उस जगह से भाग जाते हैं। तो यहाँ पर विलियम डिसाइड करता है और इस प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करता है कि आखिर ये बच्चे उसे एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पा रहे। तो वो बाकियों के साथ मिलकर उन बच्चों को इम्प्रेस करने का रास्ता ढूंढने लगता है, और इस काम को एक राजस्थानी के अलावा और कोई नहीं समझ सकता। एनीवेज हम देखते हैं कि विलियम उस जगह में उन बच्चों के लिए खाना तैयार कर रहा होता है, और वाकई में वो खाना बहुत ही ज्यादा टेस्टी था। इतना ही नहीं, उसने बच्चों के लिए डिजर्ट के रूप में पुडिंग्स बनाई थी, और वाकई में जब उन बच्चों को ये चीज सर्व की जाती है तो उन सबको ये चीज बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है और वो सब के सब इम्प्रेस हो जाती है। और जो थोड़ी देर पहले उसे डर रहे थे, अब वो उसी के सर के ऊपर नाचने लग जाते हैं। यहाँ थोड़ी देर बाद ग्राउंड में जब विलियम उन बच्चों के साथ बाहर आया होता है तो वो उन बच्चों को खेलता हुआ दिखता है। उनमें से एक लड़की बॉल के पीछे पीछे गलती से पहाड़ी से नीचे गिर जाती है। ये बात काफी ज्यादा अजीब थी कि उन सारी बच्चियों में से किसी को भी उसकी परवाह नहीं थी। विलियम भागते हुए उस बच्ची को उठाता है तो देखता है कि उसके सर पे चोट लगी हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी वो रो नहीं रही थी, बल्कि वो हंसते हुए अपनी बॉल को पकड़ लेती है। अब इस चीज को देखकर विलियम समझ जाता है कि इन लड़कियों के साथ कोई ना कोई तो डिफरेंट है। रात के टाइम पर वो इस सारे सवालों के बारे में अपनी एक्स के पास आता है पूछने के लिए, तो जिस पर कि उसकी एक्स उससे कहती है कि हाँ, और यहाँ वो उसके सवालों का जवाब देने के लिए उसे बेसमेंट में ले आती है, जहाँ पर कि हॉली स्वार्ड्स पड़ी हुई थी। उन्हें देखकर विलियम बहुत ज्यादा शॉक होता है, क्योंकि सेंचुरीज पहले इन स्वार्ड्स को ह्यूमंस इस्तेमाल करते थे मॉन्स्टर्स को खत्म करने के लिए, लेकिन अब जैसे कि अर्थ से पूरे ह्यूमंस की पॉपुलेशन खत्म हो चुकी है और उन्हीं की तरह गिने चुने ह्यूमंस ही बचे हुए, तो उन मॉन्स्टर्स के साथ कोई नहीं लड़ सकता। लेकिन उनकी मिलिट्री अलग है। इस जगह में जिन बच्चियों को वो रेज कर रहे हैं वो असल में फेरीज और ह्यूमंस के मिक्स है। उनके पास स्पेशल एबिलिटीज और पावर्स है, इसलिए यहाँ की जो बच्चियां हैं वो नॉर्मल बच्चों से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है, क्योंकि बड़े होने के बाद ये इन वेपन्स का इस्तेमाल करके इस दुनिया को बचाएंगे मॉन्स्टर से। इसलिए इन्हें बचपन से ही ट्रेन किया जाता है कि उन्हें एक दूसरे से बिल्कुल भी अटैच नहीं होना, क्योंकि उन्हें बड़े होकर काफी अपनों को खो देना है। इसलिए जब वो 25 सुबह गिरी थी, उसको देखने के लिए एक भी लड़कियां वहाँ पर नहीं आई। विलियम उस जगह में समझने लगता है। तभी उसकी एक्स उसे इन्फॉर्म कराती है कि हाल ही में 2 लड़कियां यानी कि कैथली और उसकी दोस्त एक मिशन के लिए गए हैं। अब इस बात को सुनकर विलियम भी निकल पड़ता है उन दोनों का इंतजार करते हुए। जब वो लड़कियां वापस पहुंचती है तो उनका मिशन पास तो हो चुका था, लेकिन कैथली इंजर्ड थी। अब जिस पर कि विलियम उस जगह में आतली की मदद करता है और कैथली को अपने कंधे में रख देता है
और वापस घर की तरफ निकल पड़ता है। यहाँ अंदर जब कैथली की आँख खुलती है तो वो अपने बगल में विलियम को देखती है। वो उससे पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है, तो विलियम उससे बताता है कि ऑफ कोर्स वो केयर टेकर है और यहाँ की सारी लड़कियों की जिम्मेदारी उसकी है। कैथली उससे कहती है कि तुम्हें मेरे साथ इतना समय नहीं बिताना चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं किसी और को अटैचमेंट्स दूं, क्योंकि अब मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। वो उसे बताती है कि कुछ दिनों में वो मरने वाली है, क्योंकि उसका सामना एक बहुत ही बड़े मॉन्स्टर्स के साथ होने वाला है। काश मैं सबको रोक पाती खोने से, और मैं नहीं चाहती कि कोई भी मरे, लेकिन हमारी जिंदगी ही ऐसी है। अच्छा, वैसे अगर मरने वाले की कोई आखिरी विश हो तो मैंने सुना है उसे पूरा किया जाता है, तो क्या तुम मेरी आखिरी विश पूरी करोगे? वो इस जगह में शर्माते हुए उससे किस मांगती है, जिस पर विलियम बहुत ही ज्यादा शॉक होता है। तो उसकी हेजिटेशन को देखकर कैथली उस जगह में एम्बेरस होते हुए अपने आप को छुपा लेती है, ये कहते हुए कि इसे अनसुना कर लेना। लेकिन अचानक से विलियम पीछे से आकर उसके चेहरे को सीधा करके उसके सर में किस करता है, जिस चीज पर उसका मुंह पूरा लाल हो जाता है। अब इसके बाद वो उससे कहीं और पर किस मांगती उससे पहले ही विलियम उसे पलट देता है और इस जगह में उसके बैक की मसाज करने लगता है, ये कहते हुए कि फाइट के बाद तुम्हारी बॉडी में सिर्फ और सिर्फ सोरनेस आई है, थोड़ी मसाज के बाद तुम्हें आराम मिल जाएगा। कुछ देर बाद कैथली उस जगह में सो जाती है और उसके सोने के बाद विलियम लाइब्रेरी की तरफ जाने लगता है और सोचने लगता है कि आखिर वो किस तरीके से कैथली की मदद कर सकता है उसके मिशंस में। बट वो जगह पूरी बिखरी हुई थी, अब जिस पर कि पहले अब उसे यहाँ की सफाई करनी होगी। उसे उस जगह में वहाँ उसे नेफ्रिन दिखाई देती है, तो वो भी विलियम की मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। अगली सुबह जब कैथली की आँख खुलती है तो कल के इंसिडेंट को याद करके वो उस जगह में ब्लश करने लगती है और अपने मन में सोचने लगती है कि वो कितनी बड़ी बेवकूफ थी। आखिर अब वो विलियम को फेस कैसे करेगी, और वो उस जगह में पागलों वाली हरकतें करने लगती है विलियम का नाम लेते हुए। तो उसे उस जगह में 2 लड़कियां देख लेती है जो कि उससे बताती कि विलियम तो नेफ्रिन के साथ है, लाइब्रेरी में सो रहा है। अब इस बात पर कैथली काफी ज्यादा शॉक होती है। हमें लाइब्रेरी का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि विलियम नहीं सिर्फ और सिर्फ नेफ्रिन ही सो रही होती है उसकी गोदी में, क्योंकि वो कल पूरी रात उसकी मदद कर रही थी। लेकिन इसमें उन बच्चों की भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा तो सच था लेकिन कहने का तरीका सही नहीं था। अब जब कैथली उस जगह में आती है तो उसका मूड बिल्कुल भी सही नहीं था और वो उससे पूछती कि यहाँ पे क्या चल रहा है। विलियम उससे बताता है कि वो उसकी मदद करना चाहता है मिशन के लिए। कल रात पूरी रिसर्च करने के बाद मुझे कुछ टिप्स मालूम पड़ी है जो कि शायद फाइट के दौरान तुम्हारे कुछ काम आ सकती है सर्वाइविंग में। लेकिन कैथली इस चीज के लिए बिल्कुल भी एग्री नहीं थी। वो कहती कि उसने जितनी ट्रेनिंग कर ली उतना ही बेस्ट है। और रही बात सर्वाइविंग की, तो वैसे भी मैंने आज नहीं ना कल तो मरना ही है वॉर में, और मुझे किसी की एहसान की जरूरत भी नहीं है। विलियम उससे कहता है कि ये कोई रिक्वेस्ट नहीं बल्कि ऑर्डर है, मैं तुम्हारा केयर टेकर हूँ और मेरा पूरा हक बनता है तुम्हारे ऊपर। इसलिए वो उसे ट्रेनिंग के लिए 1 वर्सेस 1 में चैलेंज करता है। यहाँ अगले सीन में हम दोनों को ग्राउंड में देखते हैं जहाँ कैथली उससे कहती है कि एक बार फिर से सोच लो, क्योंकि तुम सिर्फ एक नॉर्मल ह्यूमन हो और मैं एक ह्यूमन और फेरी हूँ, इसलिए मैं तो हॉली स्वॉर्ड्स को कंट्रोल कर सकती हूँ लेकिन तुम नहीं। लेकिन विलियम उसको सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। तो अब जिस पर उन दोनों के बीच में मैच स्टार्ट हो जाता है, कैथली उस जगह में अपने वेपन के अंदर अपनी मैजिक के पावर के साथ उसके ऊपर अटैक कर देती है। लेकिन कुछ ही देर बाद हम कैथली को जमीन में लेटा हुआ और हारा हुआ देखते हैं। उसे कहीं ना कहीं एहसास हो गया था कि वो बिल्कुल गलत थी। विलियम वाकई में उससे बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अभी भी वो हार नहीं मानती। उसके ऊपर लगातार अटैक किए जाते हैं क्योंकि वो अपने ईगो को उसके सामने नहीं झुका सकती थी। विलियम फाइट के दौरान उसके स्किल्स को देखता है और उसके मिस्टेक्स को पॉइंट आउट करने लगता है, ये कहते हुए कि अगर तुम ऐसी अटैक करते गई तो इस अटैक की वजह से सिर्फ और सिर्फ तुम मॉन्स्टर को ही नहीं उड़ाओगी बल्कि खुद भी उसमें उड़ जाओगी। तुम्हें अपने अटैक को ऐसा बनाना होगा जिससे कि तुम्हारे ऊपर इसका कोई भी असर ना हो। लेकिन कैथली उसकी एडवाइस नहीं ले रही होती, अब जिस पर कि वो हार जाती है। विलियम उससे कहता है कि वॉर में तो सबसे ज्यादा जरूरी सर्वाइविंग ही होता है। अगर तुम खुद बच पाई तो तुम अपने दोस्तों को भी बचा पाओगी, इसलिए मेरी इन बातों को जरूर ध्यान में रखना। मैं तुम्हें यहाँ नीचा नहीं दिखा रहा हूँ बल्कि तुम्हारी स्टेमिना और तुम्हारी स्किल्स की तारीफ कर रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि अगले मिशन के बाद तुम जिंदा वापस लौट के आओ। और इसी सेकंड वो उस जगह में थक के वजह से बेहोश हो जाता है। यहाँ हम उसे उसके एक पास्ट के फ्लैशबैक में देखते हैं जहाँ पर कि उस दिन का उसे याद आता है जब उसने उस मॉन्स्टर किंग को हराया था। वो मॉन्स्टर किंग उस जगह में उसकी तारीफ करता है कि वो वाकई में बहादुर है, उसकी स्किल्स की वो तात देता है, लेकिन अपनी बेवकूफ़ी की वजह से तुम अपनी डिस्ट्रक्शन का कारण बनोगे। उस फाइट के दौरान विलियम के ऊपर कर्ज लग गया था जिसके बाद वो 500 सालों तक सो गया था। फाइनली उसकी आँख खुलती है और वो अपने बगल में
अपनी एक्स को पाता है। उसकी एक्स उससे पूछती है कि तुम अब ठीक तो हो, लेकिन तुम्हारी बॉडी में कुछ चेंजेस दिखाई देते हैं। क्या तुम्हें किसी चीज की टेंशन है? और अगर ऐसा है तो बहुत ही ज्यादा बेकार है। विलियम उससे बताता है कि वो बस अपने पास्ट के बारे में याद कर रहा था और अपनी खोई हुई मेमोरीज को इकट्ठा कर रहा है। उसकी एक्स की नजर खिड़की की तरफ जाती है जहाँ पे ये वो उन बच्चियों को नोटिस करता है जो कि बहुत ही ज्यादा क्यूरियस थे विलियम की हालत को लेकर। अगले सीन में हम उसकी एक्स को उन बच्चियों के सामने देखते हैं जहाँ पर कि वो ने एक बात बताती है विलियम के असली सच के बारे में कि एक टाइम पर उसने इस दुनिया को बचाया था, लेकिन अफसोस कर्ज की वजह से वो 500 सालों तक सो गया था। एक दिन जब सैवेजर का ग्रुप अपनी माइनिंग के लिए निकला था तो उस जगह में उन्हें एक बॉडी आइस के अंदर फ्रीज दिखाई देती है। असल में वो बॉडी और किसी की नहीं बल्कि विलियम की थी और वो इस दुनिया में बचा हुआ आखिरी इंसान था। उन सैवेजर के ग्रुप ने उन्हें बाहर निकाल दिया, लेकिन इस बात को दुनिया से छुपाया कि असल में वो आखिरी बचा हुआ ह्यूमन है, क्योंकि दुनिया के लोग ह्यूमन से बहुत ही ज्यादा नफरत करते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं ह्यूमंस के सदियों से चलती हुई वॉर को लेकर हर स्पीसीज ने बहुत कुछ झेला है। तो वो उन बच्चियों से उम्मीद करती है कि वो विलियम को हेट ना करे। वो ह्यूमन तो है लेकिन बहुत ही अच्छा है, लेकिन वो बच्चे वाकई में उस जगह में उसे हेट नहीं कर रहे होते हैं, बल्कि उसके पास को देखकर काफी ज्यादा इम्प्रेस होते हैं कि वो वाकई में बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग था एक टाइम पर। यहाँ दूसरी तरफ कैथली हवा खाने के लिए बाहर चले जाती है। दूसरी तरफ हम विलियम को देखते हैं जो कि रात के वक्त कैथली के स्वार्ड को बाहर लेकर आ जाता है और उसको ठीक करने लगता है। जब कैथली की नजर उसके ऊपर पड़ती है तो वो भी नीचे उतरकर उसे देखने लगती है। विलियम जो कि उस जगह में उसका मूड ठीक करने के लिए उससे कुछ स्केल्स दिखाने लगता है तालिस्मान्स की। अगर वो तालिस्मान्स को जोड़ेगा तो इस तरह का बैरियर बन जाएगा। इस बैरियर से तुम अपने आप को बहुत सारी चीजों से बचा सकती हो, जैसे कि अटैक्स हो गए और नाइटमेयर्स हो गए। यहाँ वो उसके बाद कैथली को अपने आप से वादा करने के लिए कहता है कि अगर तुम वाकई में अपना मिशन करके जिंदा वापस आ गई तो मैं तुम्हें कुछ भी देने के लिए तैयार हूँ। उसे लगता है कि शायद कैथली कुछ अजीब ही सोची होगी, लेकिन वो देने के लिए भी तैयार हो जाता है। अब इस बात पर कैथली को बुरा लगता है। वो उससे कहती है कि ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो, लेकिन हाँ, अगर मैंने ये प्रॉमिस पूरा करा तो तुम मेरे लिए केक बनाना और वो टेस्टी होना चाहिए। जिस पर विलियम एग्री हो जाता है। लगभग 2 हफ्ते तक कैथलिक की कोई भी न्यूज नहीं आती कि आखिर जिस मिशन में वो गई थी वो जिंदा वापस लौट के आई भी है या फिर नहीं। विलियम जिसकी चिंता दिन बर दिन बढ़ने लगती है, तो जिस पर उसकी एक्स उसका मूड ठीक करने के लिए कहती है, लेकिन विलियम इनकार कर देता है। तो इसके बाद उसकी एक्स उसे बताती है कि अगर तुम बैठे बैठे ये सब कुछ सोचते रहोगे तो तुम्हारी चिंता और भी ज्यादा बढ़ती जाएगी। क्यों ना तुम अपने दिमाग को भटका दो, तुम टिया के साथ आइलैंड में क्यों नहीं जाते हो, उसे रूटीन चेकअप के लिए जाना है। अब जिस पर विलियम एग्री हो जाता है। उस बच्ची के चेकअप के लिए हम देखते हैं कि वो दोनों के दोनों ही एयरशिप की मदद से दूसरे आइलैंड में पहुंच जाते हैं। पूरे दिन ट्रैवल करने के बाद उस जगह में पहुंचकर वो टिया काफी ज्यादा खुश होती है, क्योंकि उसे घूमना बहुत ही ज्यादा पसंद है। विलियम उससे कहता है कि वाकई में, वैसे अगर तुम चाहो तो चेकअप से पहले मैं तुम्हें यहाँ की जगह घुमा सकता हूँ, लेकिन टिया उदास होते हुए इनकार कर देती है, ये कहते हुए कि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, क्यों ना हम इस चीज पर फोकस करें जिस चीज के लिए हम यहाँ पर आए हैं। विलियम उसकी बातों को सुनकर थोड़ा सा बुरा फील करता है, क्योंकि है तो वो बच्ची और उसे ये भी मालूम था कि वो अपनी नीड्स को छुपा रही है और बड़ों जैसी बात कर रही है। तो जिस पर विलियम उसे यकीन दिलाता है कि वाकई में उनके पास थोड़ा समय है, तो जिस पर टिया बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड जाती है। इसके बाद वो तीनों के तीनों उस आइलैंड को एक्सप्लोर करने लगते हैं। तो टिया को बहुत ही ज्यादा मजा आता है। चलते चलते वो एक अर्बन लेजेंड के फाउंटेन में आ जाता है, जहाँ के रूमर्स ये थे कि अगर कोई भी कपल्स आकर यहाँ पर पैसे डालता है उसकी रिलेशनशिप सालों साल चलता है। लेकिन ये देखकर लग तो नहीं रहा था, क्योंकि बगल में 2 कपल्स लड़ रहे होते हैं। तभी उसी वक्त उनकी नजर कुछ लोगों के ऊपर जाती है जो कि मार्केट में लड़ रहे होते हैं। असल में 2 गुंडे एक रैबिट के स्टॉल को तोड़कर उसे परेशान कर रहे होते हैं। विलियम उनके मैटर में पड़ने की कोशिश नहीं करता है। तभी अचानक से वहाँ पर पुलिस आ जाती है, तो वो दोनों के दोनों भागने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन विलियम उन्हें भागने से जरूर रोक देता है पैर लगा के, जिस पर कि वो गिर के पकड़े जाते हैं। अब जैसा कि काफी ज्यादा समय हो चुका था, तो विलियम टिया को अब उसके चेकअप के लिए चलने के लिए कहता है। हॉस्पिटल पहुंच जाने के बाद टिया का चेकअप होता है और डॉक्टर बाहर आकर विलियम को बताता है कि टिया कोई नॉर्मल लड़की नहीं है। लेकिन ये चीज बिल्कुल सही थी, क्योंकि असल में वो नॉर्मल नहीं बल्कि फेरी और ह्यूमन की मिक्सचर है और उसकी पावर्स अवेकन हो चुकी है। विलियम पूछता है कि इस चेकअप का मतलब क्या है, तो वो डॉक्टर बताता है कि जितने इन बच्चों को बनाया गया है उन सबको हॉली स्वॉर्ड्स यूज करनी है फ्यूचर में, लेकिन इनकी पावर्स एक एज में आकर एक्टिवेट होती है और जिनकी नहीं होती
होती है वो हॉली स्वॉर्ड्स को नहीं यूज कर सकते, जिस पर विलियम समझ जाता है। अब जैसा कि टिया का चेकअप पूरी तरीके से एंड नहीं हुआ था और उसे एक दिन और इंतजार करना होगा हॉस्पिटल में, तो विलियम एग्री हो जाता है। लेकिन इससे पहले वो टिया को समझाता है कि उसे डरने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर सब लोग अच्छे हैं, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ बल्कि मैं इसी सिटी में हूँ, क्योंकि असल में वो टिया के साथ हॉस्पिटल में नहीं रुक सकता रोज के अकॉर्डिंग। अब जिस पर टिया भी एग्री हो जाती है। रात के टाइम पर विलियम ने एक्सेप्ट नहीं करा था कि उसे शायद रूम मिलेगा भी या फिर नहीं, लेकिन वाकई में जब वो अपने उस लग्जरियस रूम को देखता है तो वो बहुत ही ज्यादा शॉक होता है। लेकिन उस जगह रात बिताने के बाद अगली सुबह जब विलियम टिया को लेने के लिए हॉस्पिटल जा ही रहा होता है, उसे रास्ते में एक लेडी दिखाई देती है और वो लेडी डॉग उससे टकरा जाती है। विलियम माफी मांगते हुए जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो लेडी उसे रोक देती है, ये कहते हुए कि तुम मिलिट्री के अंदर काम करते हो है ना, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो लाइम स्किन से बनने के लिए। विलियम बताता है कि मैं कर तो देता, लेकिन वो बच्चों के साथ मिशन पे गया है और मैं इस वक्त कुछ नहीं कर सकता जब तक कि वो लोग खुद वापस ना आ जाए। तभी अचानक से विलियम को उस जगह में न्यूज मिलती है कि जिस मिशन में कैथली उन बच्चों के साथ गई थी वो मिशन फेल हो चुका है। इस न्यूज को सुनकर वो बहुत ही ज्यादा टूट जाता है, क्योंकि उसे लगा था कि उस मिशन में वो सबके सब मारे गए होंगे, बट असल में वो मिशन फेल तो हुआ था, लेकिन वो सबके सब बच्चियां जिंदा थी, इवन की कैथली भी। और जैसे विलियम को ये बात मालूम पड़ती है तो वो भागकर कैथली को जाकर हग कर लेता है। और अब हमें बताया जाता है कि इस बैटल के दौरान कैथली और उसका ग्रुप वाकई में अच्छे से लड़ रहा था उन मॉन्स्टर्स के साथ जमीन में, और कैथली उन्हीं स्किल्स का यूज कर रही थी जैसे कि विलियम ने उसे सिखाया था। और पूरे बैटलफील्ड में वही अकेली थी जो कि उस मॉन्स्टर का सामना कर पा रही थी अच्छे से। उन्होंने उस मॉन्स्टर को हरा भी दिया था और उनका मिशन सक्सेसफुल हो ही गया था। उसी बीच अचानक से उस जगह में उससे भी पावरफुल मॉन्स्टर आ जाता है, और ये मॉन्स्टर बाकी मॉन्स्टर से काफी ज्यादा बड़ा था और इसके बारे में उन लोगों ने ट्रेनिंग भी नहीं करी थी, जिस पर ना चाहते हुए भी उन्हें रिट्रीट करना पड़ता है और इनका मिशन फेल हो जाता है। कैथली इस चीज के लिए बिल्कुल भी एग्री नहीं थी, क्योंकि उसने विलियम से वादा करा था कि वो इस मिशन को जीत कर ही आएगी, इसलिए वो उस मॉन्स्टर के ऊपर अपनी पावर के साथ चार्ज करती थी। लेकिन जैसे ही वो उसके पास जाती है उसकी आंखों के नजदीक उसे बहुत सारी पास्ट की मेमोरीज दिखाई देने लगती है और डरावने सपने जिसे देखकर वो उस जगह में बेहोश हो जाती है। लेकिन अच्छी बात तो ये थी कि लाइमस्टोन कैथली और बाकी बच्चों को उस जगह से सही सलामत बाहर ले आता है। सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। विलियम कैथली से कहता है कि तुमने बहुत अच्छा करा, मेरे लिए इतना ही काफी है। लेकिन हम कैथली को देखते हैं जो कि बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि ये सब कुछ उसी के वजह से हुआ है। उन्होंने प्लान करा था कि अगर ऐसा कुछ भी होगा तो इस मिशन को किसी भी तरीके से सक्सेसफुल करने के लिए वो अपनी आज जान भी दे देगी। लेकिन अफसोस वो उस जगह से डरपोक की तरह भाग गई। नेफ्रिन उससे कहती कि तुम सिर्फ बेवकूफों वाली बात कर रही हो, तुम्हें क्या लगता है वाकई में अपने आप को सेक्रीफाइस करके तुम उस मॉन्स्टर को हराती थी? बिल्कुल नहीं। और लाइम स्किन ने बिल्कुल सही फैसला लिया। कैथली उससे कहती कि ये सब कुछ तो ठीक है, लेकिन तुम उसकी गोदी में क्यों बैठी हो? तो नेफ्रिन उसे बताती कि उसे अच्छा लग रहा है। विलियम कैथली को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन कैथली उससे बहुत ही ज्यादा जेलस थी। तभी अचानक से उस जगह पे वही लड़की आ जाती है और उस लड़की का नाम फियर होता है। वो लाइम स्किन को एक लेटर देती है और बताती है कि ये धमकी वाला लेटर मेरे फादर को रिसीव हुआ है आइलेशन नाइट के ग्रुप के तरफ से। वो लोग असल में मेरे फादर को मारना चाहते हैं, क्योंकि मेरे फादर मेयर है पॉलिटिक्स में। असल में उनकी न्यू पॉलिसीज को वो ग्रुप बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे, जो कि असल में डिस्क्रिमिनेशन को लेकर है। क्या तुम कुछ भी करके मेरे फादर को बचा लोगी? लाइमस्टोन कहता है कि अगर मैं मदद कर पाता तो मैं करता, लेकिन मैं सिर्फ मिलिट्री का एक सोल्जर हूँ, मेरी पावर सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री तक ही है, मुझे पॉलिटिकल मैटर्स में कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन मैं एक बंदे को जानता हूँ जो कि शायद तुम्हारी मदद कर सकता है। और इसके बाद वो विलियम की तरफ इशारा करता है, जिस पर विलियम साफ इनकार कर देता है, क्योंकि इस वक्त उसे सबसे पहले टिया को लेने जाना है और दूसरी बात वो भी पॉलिटिकल मैटर्स में नहीं पढ़ना चाहता। यहाँ पर हम विलियम को देखते हैं जो कि इन बच्चों के साथ टिया को लेने के लिए निकल पड़ता है, जहाँ रास्ते के बीच में फिर उसका पीछा कर रही होती है और पूरी कोशिश कर रही होती है उसे मनाने की, लेकिन विलियम उसे मना कर देता है। यहाँ हॉस्पिटल में जब वो सबके सब टिया को लेने के लिए आते हैं तो टिया काफी ज्यादा खुश होती है और रोने लगती है और उन्हें बताते हैं कि इन हॉस्पिटल वालों ने मेरे ऊपर बहुत बड़े बड़े इंजेक्शन ठोके और अब वो कभी भी नहीं आएगी। अब जिस पर वो लोग उसके ऊपर हंसने लगते हैं। यहाँ पर अभी उनकी एयरशिप आने में टाइम था, तो विलियम डिसाइड करता है कि वो टिया के साथ इस जगह को थोड़ी देर और एक्सप्लोर करेगा। तो टिया बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और वो बाकी बच्चे भी। यहाँ ये सब कुछ फेयर देख रही थी और उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रही थी, क्योंकि विलियम उसे कब से इग्नोर किया जा रहा था। लेकिन अभी भी वो विलियम से कहती कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी, तो मैं इस जगह की पॉपुलर प्लेसेस घुमाने में, लेकिन उसके बदले तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। विलियम हाँ कहता उससे पहले ही फिर उसे ले जाती है और इसके बाद वो लोग अलग अलग प्लेसेस में जाकर घूमने लगते हैं, जहाँ रास्ते में विलियम महसूस कर लेता है कि कोई लोग उनका पीछा कर रहे हैं। इसलिए वो छुप के
से फियर के पास आकर उसे बताता है कि हमें एक शांत इलाके में जाना चाहिए। तो फियर तो पहले बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज होती है, लेकिन वो एग्री हो जाती है। और जैसे ही वो लोग भीड़ भाड़ वाले इलाके से दूर जाते हैं, तभी वहाँ पर उन गुंडों का एसोसिएशन वाला ग्रुप वहाँ पर आ जाता है, जिन लोगों ने फियर के फादर को धमकी वाला लेटर दिया था। वो गैंग उस जगह में बताती है कि वो यहाँ पर मेयर की बेटी को किडनैप करने के लिए आया है, जो कि असल में फियर की बात कर रहे थे। अब विलियम पहले तो उनके मैटर में नहीं पड़ना चाह रहा था, लेकिन अब जैसे कि वो दिन दहाड़े एक लड़की को किडनैप करने की बात कह रहे हैं, तो विलियम उस जगह में उन लोगों को हरा देता है। और तब उस जगह में पुलिस आकर उन लोगों को अरेस्ट कर लेती है। यानी कि अब फियर को डरने की जरूरत नहीं है। अब शाम के टाइम पर जब विलियम उन बच्चों के साथ वापस से अपने आइलैंड की तरफ जाने लगता है, उसी बीच रास्ते में उसे कोजो सातोरो का मेले में बिछड़ा हुआ भाई मिलता है। एनीवेज वो बंदा उससे कहता है कि तुम्हें एक मीटिंग में बुलाया गया है, लेकिन विलियम उसे इग्नोर कर देता है, ये कहते हुए कि अब वो इस वक्त किसी भी मीटिंग में नहीं जाना चाहता है। लेकिन जब वो उस बंदे का नाम उसे सुओंग बताता है तो वो रुक जाता है। यहाँ हम वापस से मिलिट्री कैंप में देखते हैं, जहाँ पर कि वो सबके सब बच्चियां सही सलामत वापस आ जाती है और विलियम की एक्ट उन सारी बच्चियों को सही सलामत देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है। रात के टाइम पर हम कैथलिक को देखते हैं, जो कि विलियम के रूम में जाती है सेलिब्रेट करने के लिए, लेकिन उसे मालूम पड़ता है कि विलियम तो आया ही नहीं है अब तक कर। तो उसी तब हम सुआंग नाम के उसी बंदे को देखते हैं, जिसे इन्फॉर्मेशन मिलती है कि एक बंदा बाहर उसका वेट कर रहे हैं और वो ह्यूमन बंदा हॉली वेपन्स को यूज कर सकता है। अब जिस पर वो बिल्कुल भी यकीन नहीं करता, क्योंकि ये काम सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन ही कर सकता है, और ऐसा ह्यूमन तो लास्ट टाइम 500 साल पहले था, जो कि कब का मर चुका है। यानी कि वो विलियम की बात कर रहा है। लेकिन जैसे ही वो उस रूम में पहुंचता है तो विलियम को उस जगह में देखकर उसे अपनी पूरी जिंदगी फ्लैशबैक में दिखाई देने लगती है। उसे लगता है कि शायद उसने विलियम का भूत देख लिया। विलियम उस जगह में सुओंग को ग्रीट करता है और कहता है कि वाकई में तुम तो बूढ़े हो गए, लेकिन अभी भी बंदी को मारे हो। सुओंग जिसके दिमाग पे बहुत सारे क्वेश्चंस थे और वो विलियम के साथ बैठ जाता है। अब जिस पर विलियम उसे बताता है कि असल में 500 साल पहले लास्ट फाइट के दौरान मैं कर्स की वजह से फ्रीज हो गया था। मैं भी खुद बहुत ही ज्यादा शौक हूँ कि आखिर मैं वापस से रिवाइव कैसे हो गया। वेल मेरे साथ तो कुछ ऐसा सीन था, लेकिन तुम्हारे साथ क्या है? क्योंकि जितना कि मुझे मालूम है 500 साल पहले तुम मेरे दोस्त थे। क्या 500 साल में तुम्हारी उम्र नहीं बढ़ी? तुम अभी तक मरे क्यों नहीं? तो सुओंग उस जगह में अपनी छाती को दिखाता है और उस साइड को जहाँ पर की दिल होता है, असल में वहाँ पर एक तरह की डार्क एनर्जी थी। वो उसे बताता है कि इस एनर्जी की मदद से मैं कभी भी नहीं मर सकता, बुढ़ापे और बीमारी की वजह से तो बिल्कुल भी नहीं। वेल जब तक कोई मुझे खुद से ना मारे। तो तुम्हारे केस में वो कर्ज तुमने खुद पर इसलिए लगाया था क्योंकि तुम वापस से दुनिया में आना चाहते थे, है ना? तो विलियम उससे कहता है कि हाँ तुम बहुत ही ज्यादा स्मार्ट हो पहले की तरह। यहाँ वो दोनों के दोनों बातचीत के दौरान अपनी लास्ट फाइट को याद करने लगते हैं, जहाँ पर कि वो लोग साथ में काम करते थे। यहाँ पर सुओंग उससे कहता है कि पहले वो बहुत ही ज्यादा टेंशन में था कि आखिर इन मॉन्स्टर्स के अगेंस्ट फाइट को वो कैसे जीतेंगे। अब जैसा कि तुम आ गए हो तो मुझे डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें मिलिट्री में हाई पोजीशन भी दे सकता हूँ। विलियम उससे कहता है कि वो अपनी करंट पोजीशन से अभी ठीक है, लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी काम से वापस घर जाना है। उसने कैथली से वादा करा था कि वो उससे मिलने जरूर आएगा जल्दी, पर सुओंग उसे रोक देता है, ये कहते हुए कि उससे पहले कोई तुमसे मिलना चाहता है, और वो उसे उस बंदे के पास ले आता है। इसी के साथ ये सीन यहीं पर ही कट होता है और दूसरी तरफ हम कैथली को देखते हैं, जो कि अपने बेड में लेटी होती है, बट उसे अभी भी वही डरावने सपने आ रहे थे जो कि लास्ट टाइम उसे उसकी फाइट के दौरान आए थे, जिस वजह से वो बेहोश भी हो गई थी। लेकिन अब तो वो और भी ज्यादा बढ़ने लगे थे। तो उसी तरफ हम देखते हैं जो सुओंग होता है वो विलियम को लेकर एक जगह में आ जाता है, जहाँ विलियम की मुलाकात उसके पुराने दुश्मन के साथ होती है, लेकिन इस वक्त वो उनके साइड था। लास्ट फाइट के दौरान विलियम ने उसे पूरी तरीके से हरा दिया था और उसकी बॉडी को भी तबाह कर दिया था, लेकिन अब वो बंदा अपनी पुरानी गलतियों का रिग्रेट कर रहा है और अब वो उनकी टीम पे है। विलियम उससे कहता है कि काश फाइट के दौरान मैंने तुम्हारे मुंह को उड़ाया होता, तुम अभी भी पहले जैसे ही चपड़ चपड़ करते रहते हो। वो बंदा उसका नाम इवन कैलम होता है और वो बताता है कि तुम जानते हो मेरी पावर्स की वजह से ही ये आइलैंड्स हवा में है। और यहाँ पर ये बात भी रिवील होती है कि सुआंग और इवन कैलम ने साथ मिलकर इन आइलैंड्स को बनाया है पॉपुलेशन को सरफेस से हवा में स्प्रेड करने के लिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पर ज्यादा सुरक्षित है। लेकिन अब जैसे कि तुम आ चुके हो तो हमें लगता है कि हम वापस से जंग करके अपनी जमीन को जीत सकते हैं उन मॉन्स्टर्स से। असल में हजारों सालों पहले इन मॉन्स्टर्स को इंसानों ने ही बनाया था अपने इस्तेमाल के लिए, लेकिन उनकी बढ़ती पावर्स की वजह से वो मॉन्स्टर्स आजाद हो गए और उन्होंने पूरी दुनिया में तबाही मचा दी। इसलिए जो बीस्ट वाली स्पीसीज भी है वो भी इंसानों से बहुत ही ज्यादा नफरत करती है। अब यहाँ तक तो सही था, लेकिन सुआंग जब फेरिस की बात छेड़ता है, ये कहते हुए कि वो उन लड़कियों की मदद से इस वॉर को जरूर जीत जाएंगे, भले इसके लिए हमें बहुत सारी लड़कियों का इस्तेमाल भी क्यों ना करना पड़े।
लेकिन इस चीज के लिए विलियम काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो स्वांग का कॉलर पकड़ के उससे कहता है कि ये आइडिया तुम्हारा था है ना, उन नादान बच्चों को यूज करने का। विलियम कहता है कि ऑफ कोर्स हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, अब वो फेरी से उन हॉली वेपन्स को यूज कर सकती है क्योंकि हर कोई तुम्हारे जैसा नहीं है। विलियम कहता है कि इसके लिए हम उन लोगों की लाइफ को कैसे वेस्ट कर सकते हैं। तो स्वांग उसे बताता है कि उन लड़कियों की लाइफ ऑलरेडी वेस्ट है, वो सबके सब मरे हुए हैं। हमने बस उनको एक नई बॉडी दी है और हमने सोच समझ के इन फैसलों को उठाया है। उन लड़कियों की जितनी भी मेमोरीज थी पास्ट की, हमने सब कुछ सील कर रखी है, जिससे कि उनको ना ही अपनों का एहसास होगा और ना ही वो किसी और से इतना क्लोज हो पाएंगे। लेकिन अगर उनमें से एक भी फेरिस अगर अपनी पावर्स को लास्ट स्टेज तक ले जाएगी तो वो शायद अपनी मेमोरी सील को तोड़ सकती है, और अगर ऐसा हुआ तो वो फेरी कमजोर हो जाती है। उसी वक्त वहाँ पर वही कोजो सातोरू की कॉपी आकर उन लोगों को कैथली के बारे में बताती है, जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। और कैथली के केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ है, वो अपनी पास्ट की मेमोरी सील को तोड़ने लगी है और जल्द ही उसका दिमाग फट जाएगा। विलियम थोड़ा सा भी टाइम वेस्ट न करके उसके पास चले जाता है और जब वो वहाँ पहुँचता है तो वो देखता है कि कैथली बिल्कुल एक डेड बॉडी की तरह बेड में लेटी हुई थी। उसके फेस में कोई भी एक्सप्रेशंस नहीं थे और इवन कि वो कोमा में थी। उसकी ऐसी हालत को देखकर विलियम को अपने आप पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है कि वो अपनी प्रॉमिस को पूरा नहीं कर पाया। काश वो आखिरी टाइम पर उसके साथ होता। अब जो भी करना होगा कैथली को अकेले करना होगा। और यहाँ दूसरी तरफ हम कैथली को उसके माइंड के अंदर देखते हैं, जहाँ वो अपनी मेमोरीज को याद करके फाइनली अपने पुराने वाले सेल्फ से मिलती है, जो कि उससे काफी ज्यादा अलग थी दिखने में, और उसका नाम एल्क था। जहाँ उसका पुराना सेल्फ एल्का उसे बुला रहा होता उसके पास, लेकिन कैथली अपने माइंड को कंट्रोल कर पा रही थी। वो उससे कहती कि अभी टाइम नहीं हुआ। उसने विलियम से वादा करा है कि वो उससे मिलेगी और जरूर फाइट को जीतेगी, और इसी के साथ वो वापस अपनी बॉडी में चले जाती है। दूसरी तरफ हम बाहर विलियम और उसकी एक्स निग्लाडो को देखते हैं, जहाँ पर वो कैथली के उठने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन विलियम को लग नहीं रहा होता और इवन कि वो अपने आप के ऊपर ही गुस्सा कर रहा होता है कि वही बेवकूफ था जो कि स्टार्टिंग से कैथली को इतनी ज्यादा टेंशन देता था और उसे अपने इतने ज्यादा क्लोज ले आया। काश उन दोनों के बीच कुछ हुआ ही नहीं होता तो शायद कैथली उसे कभी पसंद नहीं करती। तभी अचानक से कैथली जो कि होश में आ जाती है और कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि मैंने तो तुम्हें तब से ही पसंद कर लिया था जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, और तुम्हारी वजह से मैं वापस ठीक हो पाई, क्योंकि तुमने मुझे जिंदगी में सिखाया है कि हम मुसीबत में कैसे जीत सकते हैं। और वो पहला आदमी है जिससे कि वो सबसे ज्यादा प्यार करती है। उसे सही हालत में देखकर विलियम बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है और उसके गले लग जाता है। अगले दिन जब विलियम बाकी बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा होता है तो उसी तब हम कैथली को देखते हैं, जो कि अब ठीक तो हो चुकी थी, लेकिन वो जब अपने आप को मिरर में देखती है तो उसके बाल लाल होने लगे थे। और यहाँ दूसरी तरफ हम एयरशिप के अंदर दो फेरीज को देखते हैं, जिनमें से एक को एक इंसानों की किताब मिली होती है। उसमें वो देखते हैं कि जब ये अर्थ बना था तो इंसानों को भगवान ने बनाया था, लेकिन इंसानों के अंदर के ग्रेड के वजह से ये पूरी दुनिया तबाह हो गई, क्योंकि उन्होंने मॉन्स्टर्स को बनाया था अपने इस्तेमाल के लिए। और जब वो मॉन्स्टर्स आजाद हो गए और सिचुएशन बाहर चले गई हाथ से, तो इन मॉन्स्टर्स ने इंसानों को भी खत्म कर दिया। और आज जो उस हालत में है, इन सबके पीछे का कारण इंसान है। उस किताब में कुछ और कुछ भी लिखा होता है, लेकिन वो उसे नहीं पढ़ पाते क्योंकि वो ह्यूमन लैंग्वेज में था। तभी अचानक से उस जगह में ग्रीक आ जाता है, यानी कि विलियम का दोस्त, और वो लड़कियों से कुछ जरूरी बात करना चाहता था। दूसरी तरफ हम घर में बाकी फेरीज बच्चों को देखते हैं, जो कि कैथली को ठीक देखकर उसके गले लग जाते हैं। यहाँ निग्लेडो भी बहुत ही ज्यादा खुश थी, लेकिन वो कैथली से कहती है कि अभी उसके ऊपर उसे कुछ टेस्ट करने होंगे। वो पहली लड़की है जो कि अपने दिमाग से फाइट पे लड़ पाई। अब अगले सीन में जब निग्लेडोस के ऊपर टेस्ट कर रही होती है तो उसकी टेस्ट रिपोर्ट्स तो ठीक थी, लेकिन उसकी बॉडी में कुछ चेंजेस दिखाई दे रहे थे। अब उसके ऐसे सीरियस एक्सप्रेशंस पर कैथली उससे पूछती है कि क्या सब कुछ ठीक है। निग्लेडोस से बताते हैं कि हाँ, लेकिन जब मैंने तुम्हारे ब्लड के साथ एक्सपेरिमेंट करा तो तुम्हारा ब्लड पहले जैसा नहीं रहा, इसका मतलब कि तुम फेरी नहीं रही। तो जिस पर कैथली कहती है कि इसका मतलब इसी वजह से मेरे बाल कलर बदल रहे थे। निग्लेडो कहती कि मुझे प्रॉपरली तो नहीं मालूम, लेकिन हाँ, जब तक ये चीज स्थापित न हो जाए तब तक मैं चाहती हूँ कि तुम अपने उस वेपन को यूज ना करो। अब जैसे कि वो हॉली वेपन है, उन्हें सिर्फ और सिर्फ फेरीज इस्तेमाल कर सकती है, और अगर कोई नॉर्मल आदमी उसे पकड़ेगा तो उसकी जान के ऊपर खतरा भी आ जाएगा। कैथली समझ जाती है, लेकिन वो उससे कहती कि अब जैसा वो फाइट नहीं कर सकती तो वो क्या करेगी। निग्लेडो से आइडिया देती है कि क्यों ना तुम जाकर कुछ भी करके विलियम को इम्प्रेस करो और उसके साथ अपनी दिल की बात शेयर कर लो, क्या पता फ्यूचर में तुम दोनों की सेटिंग हो जाए। अब हम देखते हैं कि समय बीतते जाता है और कैथली जो कि घर काज के काम का सीखने लगती है और विलियम के क्लोज आने की पूरी कोशिश करने लगती है। यहाँ एक दिन हम विलियम को देखते हैं जो कि लाइमस्टोन
लाइमस्टोन और नेगलेक्ट के साथ बात कर रहे होते हैं। यहाँ लाइमस्टोन बताता है कि अभी वो सस्पिशन में है क्योंकि लास्ट मिशन जो उसने कैथली के साथ करा था उसके फेल होने के कारण की वजह से। तुमने बताया कि कैथली अब शायद पहले जैसी फेरी नहीं रही, लेकिन ये बात सिर्फ हम लोगों को ही पता है, आर्मी को नहीं। अगर किसी बड़े जनरल ने वापस से उसे कोई टास्क दे दिया तो, क्योंकि कहीं ना कहीं रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग अभी भी वो फेरी है, तो वो लोग उससे कहते हैं कि तुम ऐसा कुछ करो या फिर उन्हें समझाने की कोशिश करो। लेकिन लाइमस्टोन उससे कहता है कि मेरे जानकारी किसी ऊपरी रैंक के बंदे से नहीं है, अगर ऐसा होता तो शायद मैं मदद करता। अब इस जगह में विलियम को स्वांग के बारे में याद आता है क्योंकि वो भी हाई लेवल का ऑफिसर है। अब इसके बाद वो निगलेडो को एक लेटर लिखने के लिए कहता है स्वांग के लिए कि वो जल्द से जल्द कैथली की जो पोजीशन है वो किसी और के साथ, लेकिन अब इससे भी बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि वो कैथली के बदले किसे शिफ्ट करेंगे। निगलेडो कहते हैं कि हमारे पास 2 लड़कियां तो है लेकिन वो उसकी पोजीशन लेने के लायक नहीं है, और बाकियों के बारे में तो भूल ही जाओ क्योंकि वो अभी तैयार नहीं हुए। और 2 लड़कियां और है लेकिन अभी वो दूसरे मिशन में है, और वो 2 लड़कियां वही है जो कि एयरशिप के अंदर थी, और ये वही लड़कियां है जिसे कि हमने थोड़ी देर पहले एयरशिप के अंदर देखा था, मॉब और रॉन, जिनकी एयरशिप के ऊपर एक मॉन्स्टर अटैक कर देता है। इस वक्त वो जमीन में थे। हम देखते हैं कि वहाँ पर जितने भी मिलिट्री के लोग होते हैं वो उस मॉन्स्टर के ऊपर शूट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसे गोलियों का कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इतना ही नहीं, उसके सामने जितनी भी आवाजें हो रही थी वो उन सारे बंदों को उड़ा दे रहा था। इस चीज को नोटिस करते हुए ग्रे, जो कि विलियम का दोस्त है, वो अपने साथी को कहता है कि ये मॉन्स्टर आवाज को सुनकर हमारे ऊपर अटैक कर रहा है, यानी कि अगर हम कोई भी आवाज ना करें तो हम बच जाएंगे। वो लोग उस जगह में वही करते हैं, पर दूसरी तरफ हम बेवकूफ कैप्टन को देखते हैं जो कि सोचता है कि अगर वो एयरशिप को चालू कर देगा तो वो बाकी लोगों को उस जगह से लेकर भाग जाएगा। लेकिन एयरशिप के इंजन स्टार्ट होने की आवाज उस मॉन्स्टर को अट्रैक्ट कर देती है और वो मॉन्स्टर उस एयरशिप के ऊपर हमला बोल देता है। तभी अचानक से वहाँ पर मॉब आकर अपनी हॉली वेपन के साथ उस मॉन्स्टर को खत्म कर देती है एक ही स्लैश में। लेकिन इतना काफी नहीं था, अभी भी वो बहुत ही बड़ी मुसीबत में थे। उनकी एयरशिप पूरी तबाह हो गई थी, इसका मतलब कि वो वापस से फ्लोटिंग आइलैंड्स पे नहीं पहुंच पाएंगे, और अगर वो ज्यादा देर तक जमीन में रहे तो वो मॉन्स्टर उनके ऊपर वापस से अटैक कर देंगे। लेकिन ग्रीक बताता है कि ऐसा नहीं होगा, अभी हमारे पास समय है क्योंकि वो मॉन्स्टर ज्यादातर एक दूसरे के क्लोज नहीं रहते, उन सब की अपनी अपनी टेरिटरी है। और जैसा की हमने हाल ही में एक मॉन्स्टर को मारा है तो अब हमें इस जगह में किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें कुछ भी करके जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा। यहाँ आसमान में विलियम को जब ये बात मालूम पड़ती है कि एक ग्रुप के ऊपर मॉन्स्टर ने अटैक करा था, उनकी शिप के साथ कनेक्शन भी टूट चुका है। अब इस रेस्क्यू टीम की जिम्मेदारी विलियम को दे दी जाती है कि वो किसी भी एक फेरी को चूज करे और इस मिशन के लिए उसे भेजे। अब जैसा कि उनके पास जो एयरशिप बची थी बड़ी वाली, वो इस वक्त थोड़ा काम पर है, इसलिए उन्हें 15 दिन तक इंतजार करना होगा। विलियम थोड़ा कंफ्यूज होता है और अपने सुपीरियर से पूछता है कि आखिर 15 दिन तक इंतजार करने की क्या जरूरत है, उनके पास कोई छोटी एयरशिप भी तो होगी। लेकिन वो सुपीरियर विलियम से कहता है कि हमें सिर्फ और सिर्फ क्रू को ही रेस्क्यू नहीं करना, बल्कि उस शिप के अंदर सरफेस के काफी ज्यादा रिसोर्सेज थे और मैं नहीं चाहता कि उन रिसोर्सेज को वेस्ट किया जाए, इसलिए तुम्हें जितना कहा जा रहा है उतना ही करो। विलियम कहता है कि ठीक है, अगर मैं आपके हिसाब से 15 दिन बाद जाऊंगा तो तब तक जाने का क्या फायदा, वो क्रू तो मर चुका होगा, है ना, क्योंकि हम 15 दिन तक उनकी जान को खतरे में कैसे डाल सकते हैं, और क्या आपके पास सबूत है कि तब तक उनके ऊपर कोई भी अटैक नहीं करेगा। वो सुपीरियर उस जगह में विलियम से कहता है कि तुम्हें इस चीज की परवाह करने की कोशिश नहीं है, क्योंकि वो क्रू अकेला नहीं बल्कि उनके साथ 2 फेरीज है, और मुझे मालूम है कि वो उस क्रू को उन मॉन्स्टर से जरूर बचाएगी, भले इसके लिए अब उन्हें उनकी जान भी क्यों ना देनी पड़े। इस बात पर विलियम को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आती है अब, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकता था, इसलिए वो तैयार हो जाता है। अगले सीन में हम विलियम और कैथली को देखते हैं जो कि साथ में बैठकर बातें कर रहे होते हैं, जहाँ वो उसे बताता है कि वो नेफ्रिन को अगले मिशन के लिए भेज रहा है, लेकिन उसके साथ साथ मैं खुद भी जा रहा हूँ क्योंकि मैं अब किसी भी फेरी को अकेले नहीं जाने दूंगा। और ये सिर्फ पहला रीजन था। दूसरा रीजन ये था कि उन सैवेजर्स के ग्रुप को एक नया हॉली वेपन मिला है, और वो हॉली वेपन अपने यूजर के दिमाग के ऊपर जोर नहीं डालता, लेकिन वो ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ कैथली के लिए करना चाहता था। वो कुछ भी करके उस द्वार को कैथली को देना चाहता था, इससे शायद कैथली का दिमाग ठीक हो जाए। कैथली खुश थी कि विलियम उसके बारे में इतना सब कुछ सोचता है, लेकिन वो खुद भी चलने की जिद करने लगती है। विलियम उसे मना करता है क्योंकि अभी उसकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और अगर तुमने ज्यादा पुश करने की कोशिश करी अपनी पावर्स को तो इससे तुम्हारी हालत और भी ज्यादा पकड़ जाएगी। इतना ही नहीं, मुझे नहीं लगता वो सुपीरियर खड़ूस तुम्हें मेरे साथ चलने की इजाजत भी देगा। लेकिन हम शाम के टाइम पर कैथली को देखते हैं जिसे की इजाजत मिल गई थी विलियम के साथ मिशन में जाने की। अब हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है।
असल में उसके सुपीरियर को ये लगा था कि कैथली शायद से विलियम की बंदी है, इसलिए वो कैथली को भी उसके साथ जाने की इजाजत दे देता है। सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। विलियम उससे कहता है कि ये चीज सही नहीं है, उसको गलतफहमी हुई थी, लेकिन कैथली कहती है कि इसमें बुरा ही क्या है। अगली सुबह हम देखते हैं कि कैथली जो कि किचन में ब्रेकफास्ट बना रही होती है, दूसरी तरफ लाइब्रेरी के अंदर विलियम सो रहा होता है। तभी अचानक से उस जगह में आयथिया आ जाती है। अब जिसे देखकर विलियम डर जाता है और उसके उठते ही नेफ्रीन जमीन में गिर जाती है, क्योंकि वो फिर से उसी के ऊपर सो रही थी। अब जब कैथरीन उस जगह में पहुंचती है तो उसे काफी ज्यादा गुस्सा आती है। विलियम उसे समझाने की कोशिश करता है कि नेफ्रीन सिर्फ एक बच्ची है और मैंने उसे कहा नहीं था कि वो उसके ऊपर सोए, बल्कि वो खुद ही आ जाती है। अब जिस पर कैथली उससे कहती है कि अच्छा, अगर यहाँ पर नेफ्रिन के बदले नेग्लाडो होती तो क्या तुम उसे सोने देते? उस जगह में विलियम साफ इनकार कर देता है, क्योंकि असल में नेग्लाडो की स्पीसीज इंसानों को भी खा जाती है, इसलिए उसे उससे डर लगता है। अब जिस पर कैथरीन उससे कहती है कि ठीक है, और अगर मैं कोशिश करूँ तो। उसके ऐसे सवाल पर विलियम उस जगह में ब्लश करने लगता है, लेकिन वो उससे कहता है कि अगर उसने ऐसा कभी भी ट्राई करा तो वो उसे लात मार के बाहर फेंक देगा, क्योंकि ऑफ कोर्स वो कोई बच्ची नहीं है। अब इस बात पर कैथरीन खुश होते हुए चले जाती है। विलियम थोड़ा सा कंफ्यूज होता है और जब वो इस चीज के बारे में निकलाडो से पूछने जाता है तो निकलाडो से बताती है कि असल में तुम उसे बच्चे की नजर से नहीं देखते, शायद यही रीजन रहा होगा। रात के टाइम पर हम उन बच्चों को देखते हैं जो कि सबके सब बालकनी में जाकर आसमान की तरफ देख रही थी, क्योंकि हाल ही में आसमान में काफी सारे तारे टूटने वाले थे और उस जगह में विलियम और कैथली भी साथ में होता है। कैथली उस जगह में विलियम के हाथ को छूने की कोशिश करती है, लेकिन वो हेजिटेट हो रही होती है, लेकिन विलियम उसके हाथ को पकड़ लेता है। यहाँ उन दोनों के बीच में बात बढ़ती और कैथली अपनी दिल की बात उससे कह पाती। अचानक से बालकनी से एक बच्ची जो कि आसमान में तारे देख रही थी, वो जमीन में गिरने लगती है। विलियम उस जगह में उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी स्पीड बहुत ही ज्यादा स्लो थी। कैथली उस जगह में अपनी पावर का यूज करके उस बच्ची को बचा लेती है। विलियम जब नीचे आता है वो कैथली के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा करता है कि उसने उसे मना करा था पावर को यूज करने के लिए। असल में सच बात तो ये थी कि वो चाहता नहीं था कैथली को खोना, लेकिन कैथली उसे कहती कि बिल्कुल सही है, मुझे कुछ नहीं हुआ। बट उसी रात हम देखते हैं कि जब कैथली नहा रही होती है, उसके जो ड्रीम्स होते हैं वो और भी ज्यादा बढ़ने लगते हैं। इवन कि अब उसे उसकी पास्ट की मेमोरी साफ दिखाई देने लगती है, जिस वजह से उसके बाल और भी ज्यादा लाल होने लगते हैं। जब वो बाहर अकेले बैठकर इन सारी चीजों को सोच ही रही होती है, उस जगह में आइकी होती है। बट हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि आइकिया जब उससे पूछती है कि आखिर वो कौन है, तो कैथली बहुत ही ज्यादा शॉक होती है। वो उससे कहती है कि क्या बकवास कर रही हो, आखिर आइकी उससे कैसे भूल सकती है, वो दोनों के दोनों तो बचपन से ही साथ में रहे हैं, है ना। लेकिन उसे लगता है कि शायद वो मजाक कर रही है, लेकिन वो भी उस जगह में उससे अपना असली नाम कैथली बताती है। तो आइकी खुश होती है कि भले ही उसकी पास्ट की मेमोरीज उसके दिमाग के ऊपर हावी हो रही है, लेकिन कैथली अभी भी होश में है, लेकिन धीरे धीरे करके वो सब कुछ भूल जाएगी। मुझे क्या, सबको, इतना ही नहीं बल्कि सबको। अगले दिन हम देखते हैं कि कैथली काफी ज्यादा एनर्जेटिक थी, इवन कि घर के काम काज भी बहुत ही ज्यादा खुशी खुशी कर रही थी। निकलाडो जब कैथली को देखती है तो वो बहुत ही ज्यादा शॉक होती है, उसके बालों को और भी ज्यादा रेड देखकर। इसका मतलब कि उसकी हालत और भी ज्यादा खराब हुई जा रही है, लेकिन वो खुद से ही पॉजिटिव बनने की कोशिश कर रही है। तो निकलाडो भी उस जगह में से चीयर्स करती है और उसके नए बालों के रंग के लिए उसकी तारीफ करती है। अब यहाँ कैथली ने डिसाइड कर लिया था कि धीरे धीरे करके अब उसका दिमाग काम करना बंद कर देगा। अब इससे पहले उसके पास जितने भी दिन है वो सबके सब खुशी खुशी बिताना चाहती है अपने लोगों के साथ और खास करके विलियम के साथ। अब हम देखते हैं कि समय और भी ज्यादा नजदीक आने लगा था उनके रेस्क्यू मिशन के लिए, जहाँ पर कि निगलाडो और कैथली के साथ जब वो चाय पी रहा होता है, विलियम निगलाडो से कहता है कि मुझे तो चिंता हो रही है मॉब और रॉन की, वो दोनों वाकई में बहुत ही बड़ी मुसीबत में होंगे उन सारे मॉन्स्टर्स के साथ अकेले लड़ने में। निगलाडो से कहती कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मुझे पूरी उम्मीद है कि अभी वो लोग सुरक्षित ही होंगे और वैसे भी फाइनली वो शिप भी ठीक होने वाली है, शायद तुम लोग समय से पहले पहुंच जाओ। रात के टाइम पर हम विलियम को देखते हैं जो कि प्लान बना रहा होता है कि आखिर वो अपने मिशन पर कैसे जाएंगे। तभी वहां पर कैथली भी पहुंच जाती है और वो दोनों के दोनों एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं, जहां बातचीत के दौरान में विलियम नोटिस करता है कि कैथली वाकई में धीरे धीरे करके सब कुछ भूलने लगी है। उसकी इस कंडीशन को देखकर वो उसे उम्मीद दिलाता है कि वो उसे जरूर ठीक कर लेगा अगर एक बार वो हॉली वेपन उनके हाथ लग गया तो। फाइनली नेक्स्ट डे वो तीनों के तीनों ही अपने मिशन
के लिए निकल जाते हैं क्योंकि उनकी एयरशिप तैयार हो चुकी थी। और फाइनली जब वो सरफेस में पहुंच जाते हैं उन टीम के पास, तो उस जगह में वो मॉब और रॉन से मिलते हैं बाकी लोगों के साथ। उस जगह में सुरक्षित लैंडिंग करने के बाद पुरानी वाली शिप का जितना भी रिसोर्सेज होता है उसे नई शिप के अंदर डाल दिया जाता है। और यहाँ पर रॉन जो कि कैथली के नए हेयर कलर को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक होती है। इवन की सबसे ज्यादा जरूरी तो वो विलियम को देखकर शॉक होती है, क्योंकि ना ही उसके फेशियल फीचर्स किसी भी तरीके के पेस्ट और स्पीसीज में नहीं मिल रहे थे। अब वो लोग बताते कि विलियम असल में ह्यूमन है, तो जिस पर वो लोग यकीन करने के लिए तैयार नहीं होते। विलियम उस जगह में उन्हें अपने आप से इंट्रोड्यूस कराता है, ये कहते हुए कि मैं वेयर हाउस में केयर टेकर हूँ। अब इस जगह में इससे ज्यादा वो उनको कुछ समझाता, वो उनसे कहता है कि इससे भी ज्यादा जरूरी एक काम है। और इसके बाद वो उन लड़कियों को लेकर अंदर चले जाता है ये शिप के, जहाँ पर कि अगले सीन में हम मॉब को देखते हैं जो कि लेटी होती है और विलियम उसे मसाज दे रहा होता है। ये सब कुछ देखकर रॉन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो विलियम से कहती है कि आखिर वो क्या कर रहा है। ये चीज रॉन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही, बंद कर दो। लेकिन रॉन जो कि उस चीज को एंजॉय कर रही होती है, और जब यहाँ पर वाकई में रॉन की बारी आती है तो उसे भी वो चीज काफी ज्यादा पसंद आती है, भले ही वो इस चीज को साबित नहीं करती। थोड़ी देर बाद उन दोनों को अपनी बॉडी में अच्छा महसूस होने लगता है, यानी कि अब पहले से ज्यादा वो लोग पावरफुल महसूस कर रहे थे। लेकिन रॉन उससे कहती है कि वो अगली बार उसे ऐसा फिर से करने नहीं देगी। यहाँ वो लोग उस जगह को देखकर बातें करने लगते हैं, जहाँ पर रॉन कहती है कि मुझे एक बात समझ भी नहीं आ रही कि आखिर ये मॉन्स्टर्स यहाँ आए कैसे सरफेस में, और ये वाकई में इतने जल्दी ब्रीडिंग कर रहे हैं जो उनकी जनसंख्या इतनी ज्यादा बढ़ गई। वो दोनों की दोनों लड़कियां बातचीत में बताती है कि जितना कि हमें मालूम पड़ा है इन सब के पीछे इंसानों का हाथ है। अब जिस पर कि रॉन उसके ऊपर यकीन करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, क्योंकि ह्यूमन के ग्रेटनेस की वजह से ही आज वो लोग इस जगह में है। वो वहाँ से चले जाती है मॉब, जिसे कि विलियम बुरा नहीं लगता क्योंकि उसे उसकी मसाज बहुत ही ज्यादा पसंद आई थी। अब जैसे कि रॉन उसकी दोस्त थी तो उसे ना चाहते हुए भी जाना पड़ता है। विलियम इसके बाद वहाँ पर जब अकेला बच जाता है कैथली के साथ, तो वो उससे कहता है कि वो जरा थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा है घूमने के लिए, क्योंकि अभी उन लोगों की एयरशिप निकलने में काफी ज्यादा टाइम है। कैथली भी चलने की जिद करती है, लेकिन विलियम साफ मना कर देता है क्योंकि वो कैथली की जान को खतरे में नहीं डालना चाहता था। अब जिस पर कैथली शिप के अंदर जाकर बाकी लोगों से मिलती है। यहाँ पर विलियम जब मरीन के साथ उस जगह में पहुंचता है तो वहाँ पर वो अपने दोस्त ग्रीक को देखता है जो कि अपने सुपीरियर के ऊपर चिल्ला रहा होता है। असल में उनकी एयरशिप निकलने ही वाली है कुछ घंटों के अंदर, बट उस बेवकूफ ने उनके ग्रुप के एक क्रू को माइनिंग के लिए भेज दिया, वो भी बिना किसी सिक्योरिटी के। और ये सब कुछ उसने सिर्फ और सिर्फ लालच के लिए करा है। अगर उस ग्रुप को कुछ हो गया तो अब जिस पर वो बंदा उसे बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। विलियम उस जगह में आकर अपने दोस्त को समझाता है कि इसके मुंह लगना बेकार है, क्यों ना हम ये चीज सोचे जब मुसीबत आएगी तो हम उन लोगों को कैसे बचाएंगे। इसके बाद विलियम वापस से शिप के अंदर चले जाता है उस हॉली वेपन को ढूंढने के लिए, कैथली के लिए, जिससे कि कैथली की जान बच सकती है। अब जब वो इस इलाके में ढूंढ ही रहा होता है उसकी नजर कैथली के ऊपर जाती है, जो कि अपने काम से बाकी लोगों को भी इम्प्रेस कर देती है। अब उसे उस जगह में बिजी देखकर विलियम उसे डिस्टर्ब नहीं करता है, बल्कि खुद ही उस वेपन को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। तभी अचानक से जमीन हिलने लगती है। इवन की एयरशिप में मौजूद लोग भी उसे महसूस कर पा रहे थे। अब इस अर्थक्वेक को देखकर सबके सब लोग अलर्ट हो जाते हैं। दूसरी तरफ कैथली, जिसको अचानक से अपनी पास्ट की मेमोरीज दिखने लगती है, और हम उसकी मेमोरी में लिलिया नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि एल के रूम में आकर उसे बताती कि वो उसे खत्म करके सब कुछ मिटा देगी। और इसी के साथ कैथलिक की आंख भी खुल जाती है, लेकिन अभी भी उसे सब कुछ याद था, इसलिए वो वापस से नॉर्मल होकर अपने काम को कंटिन्यू करने लगती है। और थोड़ी देर बाद विलियम के पास चले जाती है, जहाँ विलियम स्टोर रूम में उस वेपन को चेक कर रहा होता है और कैथली को बताता है कि जल्द ही ये वेपन तैयार हो जाएगा। बताता है कि स्पेशली इस वेपन को एनिमीज ने बनाया था ह्यूमंस के अगेंस्ट उन्हें मारने के लिए। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा आखिर उन एनिमीज ने इस वेपन को खुद के डिस्ट्रक्शन के लिए क्यों बनाया, क्योंकि हम इससे मॉन्स्टर्स को भी मार सकते हैं। अब उस जगह में वो कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद उससे समझ में आता है कि कहीं वो मॉन्स्टर्स ह्यूमंस तो नहीं, यानी कि जितने भी मॉन्स्टर्स ने इंसानों को मारा होगा उन्हें अपनी ही तरह बना दिया होगा। इसलिए अब उससे और भी ज्यादा बुरा लगता है और वो अपने पुराने दोस्तों को याद करने लगता है और कैथली के गले लग जाता है, ये कहते हुए कि वो उसे खोने नहीं देगा अब कभी। वो चाहता है कि आखिरी मरने तक वो दोनों के दोनों साथ रहे, और वो उस जगह में कैथली को प्रपोज कर देता है। अगले दिन कैथली, जो कि कल रात के इंसिडेंट को याद कर रही होती है और विलियम के प्रपोजल को, लेकिन वो उस जगह में नॉर्मली बिहेव करती है अपने डेली रूटीन को फॉलो करते हुए। एनीवेज उसी दिन
जब कैथली विलियम के साथ चल रही होती है तो रास्ते के दौरान में वो दोनों के दोनों कुछ नहीं बोल पाते एक दूसरे से। विलियम फाइनली कुछ देर बाद उससे कहता है कि मैं मजाक नहीं कर रहा था, बल्कि मैं सच में तुमसे शादी करना चाहता हूँ। कैथली उससे कहती है कि उसे मालूम है और मैं भी तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। वहाँ वो लोग बात कर ही रहे होते हैं, उसी वक्त क्रीक उस जगह में आकर उन्हें डिस्टर्ब कर देता है। क्रीक विलियम से कहता है कि वो उसे कुछ दिखाना चाहता है। इसके बाद वो उसे विलियम के एक टूटे हुए घर की तरफ ले आता है, अब जिसे देखकर विलियम को अपनी पास्ट की मेमोरीज दिखाई देने लगती है और वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है अपनी फैमिली को याद करते हुए। उसने उन लोगों से वादा करा था कि वो जरूर आएगा उनसे मिलने के लिए, लेकिन अब कोई भी नहीं बचा। उसी वक्त कैथली के सर में बहुत ही तेज दर्द होने लगता है, उसे जमीन के नीचे से कुछ आवाजें सुनाई देने लगती है। विलियम और ग्रीक जब उस चीज को नोटिस करते हैं, वो उससे पूछ ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से उनके नीचे की जमीन फट जाती है और वो लोग खाई में गिर जाते हैं। यहाँ बाहर हम बाकी लोगों को भी देखते हैं जो कि काम कर रहे होते हैं। उसी वक्त पीछे से एक मॉन्स्टर आकर उनके ऊपर अटैक कर देता है और वहाँ सिर्फ एक ही मॉन्स्टर नहीं बल्कि बहुत ही सारे थे। अब जिस पर वो लोग डर के मारे एयरशिप की तरफ भागने लगते हैं, बट सही टाइमिंग में नेफ्रिन आकर उन मॉन्स्टर्स को मार देती है। यहाँ अंदर हम विलियम और कैथरीन और ग्रीक को देखते हैं, जहाँ वो तीनों की तीनों ही गिरने की वजह से बच तो गए थे, लेकिन कैथली को अभी भी विजन्स आ रहे थे। इस वजह से वो नोटिस नहीं कर पाती कि एक पत्थर से जल्द ही कुछ चलने वाला है, लेकिन विलियम बीच में आकर उसे बचा लेता है, तो जिस पर कैथली को भी होश आ जाता है। उसी वक्त ग्रीक उनसे कहता है कि ये तो वही माइनिंग वाली केव है और इसी रास्ते से उन लोगों को भी भेजा गया था, हमें जल्द ही उन लोगों को कहना होगा यहाँ से निकलने के लिए। अब जिस पर वो सब के सब एग्री हो जाते हैं और उन टॉर्च का पीछा करने लगता है। चलते चलते फाइनली वो उन लोगों तक पहुंच जाते हैं, लेकिन देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि वो लोग अब नहीं रहे। उन सब की बॉडी कटी हुई थी। अब जिसे देखकर क्रीक उसे बताता है कि ये सब कुछ किसी मॉन्स्टर का काम है और ये खून भी ताजा लग रहा है, इसका मतलब कि जरूर इस केव के अंदर कोई ना कोई मॉन्स्टर है, यानी कि अब वो लोग फंस चुके हैं। कैथली उस जगह में उस खून को देखकर उसे वापस से विजन्स आने लगते हैं और वो उससे कुछ आवाज सुनाई देती है, तो वो उसका पीछा करते करते केव के और भी ज्यादा अंदर चले जाती है, जिस पर वो दोनों के दोनों बहुत ज्यादा कंफ्यूज और डर जाते हैं और कैथली का पीछा करने लगता है। कैथली चलते चलते एक काफी बड़े अंडरग्राउंड एरिया में आ जाती है और वो जगह में बहुत ही सारे क्रिस्टल्स थे। विलियम और ग्रीक जब उस जगह में पहुंचकर कैथली को नोटिस करते हैं, तो कैथली एक बहुत ही बड़े क्रिस्टल के सामने खड़ी हो रही थी और एक क्रिस्टल के अंदर एल्क की बॉडी थी फ्रीज हुई। एल्क जैसे उस क्रिस्टल को छूती है, इस पर उसके बाल पूरे रेड होने वाले ही होते हैं, लेकिन बीच में विलियम उसे रोक देता है इससे पहले कि कैथली पूरी तरीके से अपने आप को खो देती। वहाँ पर ग्रीक भी पहुंच जाता है और एल्क की बॉडी को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक होता है कि वो भी बिल्कुल विलियम की तरह ही बर्फ के अंदर फ्रीज है, लेकिन विलियम बताता है कि वो जिंदा नहीं है, उसके चेस्ट में हॉली वेपन का मार्क है, यानी कि किसी ने उसे मार दिया। इसका मतलब कि जरूर एल्क कोई नॉर्मल ह्यूमन नहीं थी। उन लोगों के दिमाग में बहुत ही सारे क्वेश्चंस थे, लेकिन अब वो जगह टूटने ही वाली थी, जिस पर कि ग्रीक उन लोगों को जल्द से जल्द इस जगह से बाहर निकलने के लिए कहने लगता है। फाइनली वो एयरशिप तक पहुंच जाते हैं। कैथरीन जो कि बेहोशी की हालत में थी, दूसरी तरफ एयरशिप के ऊपर मॉन्स्टर्स ने अटैक करा था, जिस वजह से वो खराब हो गई थी। इसलिए विलियम का सीनियर उस जगह में उस शिप को जल्द से जल्द ठीक करने का ऑर्डर देने लगता है। यहाँ हम विलियम को देखते हैं जो कि कैथली के उठने का इंतजार कर रहा होता है, लेकिन अब कैथली बिल्कुल भी नहीं उठ रही होती है, यानी कि वो अब वापस से अपने दिमाग के कंट्रोल पर नहीं आ पा रही होती है। यहाँ अंदर कैथली जो कि एल्क के पास बैठी होती है, एल्क उसे एक कहानी सुनाती है कि आज से लगभग हजारों साल पहले इस दुनिया में बढ़ती हुई ह्यूमैनिटी और उनकी क्रूरलिटी को खत्म करने के लिए 3 गॉड्स को बनाया गया था, बट वो तीनों के तीनों ही गॉड्स हार गए। उन गॉड्स की लीडर मैं थी। इंसान उस वॉर को जीत तो गए, लेकिन अब वो खुद भी खत्म हो चुके थे। एल्क उसे बताती कि मैं सिर्फ और सिर्फ उन गॉड्स की लीडर ही नहीं थी, बल्कि मैं तुम्हारी रियल सोल हूँ। तुम्हें मालूम है सिर्फ फेरिस छोटी बच्ची आई क्यों है? क्योंकि उन्हें कुछ भी मालूम नहीं होता अपने पास्ट के बारे में और उन्हें मैनिपुलेट करना भी बहुत ही ज्यादा इजी होता है। यहाँ हम बाहर रॉन और मॉब को देखते हैं जो कि इतने सारे मॉन्स्टर्स के साथ लड़ रहे होते हैं, लेकिन उनकी तादाद बहुत ही ज्यादा थी। अगर वो दोनों के दोनों अपनी पूरी एनर्जी को भी लगाते तब भी वो इन मॉन्स्टर्स को नहीं हरा पाएंगे। यहाँ विलियम के सीनियर को देखते हैं जिसने एयरशिप लगभग पूरी ठीक करी चुकी थी। उसी वक्त अचानक से एक मॉन्स्टर उस एयरशिप के ऊपर अटैक करके अंदर घुस जाता है। वो लोग उस जगह से भागने लगते हैं और कुछ उस मॉन्स्टर के ऊपर शूट करके उससे लड़ने लगते हैं, लेकिन वो मॉन्स्टर बड़ी बेरहमी से उन सबको ही मार देता है।
लेकिन उसी वक्त वहाँ पर नेफ्रिन आकर कुछ लोगों को बचा लेती है। वो इस मॉन्स्टर्स के एक एक करके सारे टेंटिकल्स को काटकर फाइनली उसे मार देती है, लेकिन अब वो कमजोर हो गई थी और थक के वजह से जमीन में गिर जाती है। इतने सारे मॉन्स्टर्स के साथ लड़ने के बाद वो भी बिना रेस्ट किए और उसके सामने जो मॉन्स्टर है वो वापस से रीजनरेट कर रहा था। अब वो उसका दिमाग आउट ऑफ कंट्रोल होने लगता है और उसकी हालत भी कैथलिक की तरह ही होने लगती है। दूसरी तरफ हम कैथलिक को देखते हैं जिसे अभी भी होश नहीं आया था और विलियम जो कि उसके बगल में बैठकर अपने आप को कर्ज कर रहा होता है। वो वादा पूरा नहीं कर पाया, वो कैथलिक को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। तभी अचानक से बाहर से एक मॉन्स्टर एयरशिप के ऊपर अटैक करके अंदर घुस जाता है, जिसे देखकर विलियम को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और अब वो उसके ऊपर अपना गुस्सा निकालने के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ वो रास्ते के दौरान जितने भी मॉन्स्टर होते हैं उन सबको मारने लगता है और याद करने लगता है कि वो कभी भी अपनी जिंदगी में किसी भी अपने को नहीं बचा पाया। तो उसी तरफ हम शिप के अंदर कुछ लोगों को देखते हैं जिसके ऊपर बीस्ट अटैक करने वाला ही होता है, लेकिन नेफ्रिन वापस से उन लोगों को बचा लेती है। आखिरी दम तक वो उन लोगों से लड़ ही रही होती है। तो उसी तरफ बाहर एयरशिप के रॉन जो कि एक मॉन्स्टर के साथ लड़ रही होती है और अब वो भी थक चुकी थी क्योंकि वो मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा बड़ा था। हम देखते हैं कि इस वक्त वो एयरशिप आसमान में है, लेकिन इसके बावजूद भी एयरशिप के अंदर बहुत ही ज्यादा मॉन्स्टर्स है। वो मॉन्स्टर रॉन के ऊपर भारी पड़ने लगता है और उसे पीछे से अपनी टेंटिकल से पकड़ के खाने ही वाला होता है। अब रॉन कुछ नहीं कर पाती। अब रॉन उस जगह में कुछ नहीं कर पा रही थी, इवन कि वो अपनी डेथ को एक्सेप्ट कर लेती और अपनी आंखें बंद कर देती है। अब इससे पहले कि वो बेस्ट उसे उस जगह में खा जाता, हम देखते हैं कि विलियम आकर उसे बचा लेता है आखिरी सेकंड्स में। वो उस मॉन्स्टर के ऊपर लात मारते हुए रॉन को एक सुरक्षित जगह में ले जाता है, जहाँ पर वो उससे पूछते हैं कि वो ठीक तो है। रॉन उससे पूछती है कि तुम कौन हो, तुम वाकई में उस मॉन्स्टर के साथ लड़े। विलियम उसके सवाल का जवाब नहीं देता और आगे बढ़ने लगता है, लेकिन अब वो नीचे गिर जाता है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो चुका था, जिसे देखकर हम देखते हैं कि रॉन उसे कुछ देर के लिए साइड में ले जाती है। और जब थोड़ी देर बाद विलियम की आंख खुलती है तो वो रॉन से कहता है कि उसके पास टाइम नहीं है रेस्ट करने का, वो जा रहा है बाकियों को बचाने के लिए। अब उसके लिए भले ही मैं मर क्यों ना जाऊं, लेकिन वो रॉन से कहता है कि तुम बस तब तक ही लड़ना जब तक कि तुम लड़ पाओ, अपने आप को फोर्स मत करना, इससे तुम्हारा दिमाग आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। यहाँ हम कैथलिकोस के माइंड के अंदर देखते हैं, जहाँ पर कि वो एल्क के साथ विलियम को देख रही होती है बैठकर। वो देखते हैं कि विलियम बाकियों को बचाने के लिए जा रहा होता है, जबकि खुद उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। कैथली उस जगह में एल्क से कहती है कि क्या तुम मरने से पहले मुझे एक फेवर दे सकती हो। एल्क को मालूम था कि वो क्या मांग रही है, लेकिन वो मना करती थी, कहते हुए तुम जानती हो ना इससे क्या होगा, अगर तुम इस बार भी लड़ गई तो तुम्हारी बॉडी ब्लास्ट हो जाएगी। बट कैथली तैयार हो जाती है क्योंकि अभी भी उसे विलियम से एक आखिरी बात कहनी थी। दूसरी तरफ हम शिप में नेफ्रिन को देखते हैं जो कि अभी भी मॉन्स्टर से लड़ ही रही थी। अब उसका दिमाग पूरी तरीके से पागल होने लगा था, इवन कि उसके हाथ भी खुद से ही काम करना बंद कर देते हैं, लेकिन वो अभी भी हार नहीं मानती और वो डिसाइड कर ही लेती है कि अब वो आखिरी तक ही लड़ेगी। इसलिए वो उस मॉन्स्टर के ऊपर पूरी पावर्स के साथ अटैक करते हुए जमीन में गिर जाती है। और इतना ही नहीं बल्कि उस शिप के एक साइड के इंजन पर आग लग जाती है, जिस पर कि वो शिप टेढ़ी हो जाती है। हम देखते हैं कि नेफ्रिन जमीन में गिरने लगती है। उनमें से क्रू उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन नेफ्रिन उससे कहती है कि रहने दो, अब कोई भी फायदा नहीं है। तभी अचानक से विलियम उस जगह में आकर उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि उसके रहते हुए आज वो किसी को भी मरने नहीं देगा। लेकिन नेफ्रिन देखती है कि खुद भी उसकी हालत कितनी ज्यादा खराब है, इसलिए वो विलियम से कहती है कि उसे जाने दे, अब वैसे भी वो मरने वाली है और थोड़ी देर में फट जाएगी, इसका कोई भी फायदा नहीं है, और अगर ऐसा होगा तो ये पूरी शिप फट जाएगी। क्या तुम यही चाहते हो? हम देखते हैं कि विलियम जो कि अब नेफ्रिन का हाथ छोड़ देता है, लेकिन उसका बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा होता है। नेफ्रिन को मरता हुआ देखकर उसे बहुत ही ज्यादा गिल्टी फील होता है कि उसने नेफ्रिन का हाथ छोड़ दिया, और इवन कि उसने वाकई में खुद से वादा करा था कि वो सबको बचाएगा, तो आखिर चीजें यहाँ तक कैसे पहुँच गई। इसलिए वो भी शिप से कूद जाता है उसे बचाने के लिए। यहाँ हम कैथली को देखते हैं जो कि अब उठ चुकी थी क्योंकि उसने एल को आखिरी मौका दिया था उसे देने के लिए। अब वो पास ही पड़ी हुई मॉब का वेपन उठाकर निकल पड़ती है। मॉब उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन कैथली उससे कहती है कि अब कोई भी फायदा नहीं है, मैं खुश हूँ कि आखिरी दम तक मैं अपने लोगों को बचा पाई। वो शिप से कूद पड़ती है और काफी तेजी की स्पीड के साथ विलियम और नेफ्रिन दोनों को बचा लेती है। वो दोनों की दोनों उस जगह में कैथली को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक होते हैं, लेकिन अब उस जगह में बात करने का बिल्कुल भी समय नहीं था क्योंकि नेफ्रिन के सामने उन मॉन्स्टर्स की पूरी आर्मी खड़ी थी। हम देखते हैं कि कैथली अपने उस हॉली वेपन के साथ तैयार हो जाती है और उन मॉन्स्टर्स की तरफ भागने लगती है। एक एक करके उन सारे मॉन्स्टर्स को वो मारने लगती है और अपने पास्ट के बिताए हुए हर एक लम्हे को याद करने लगती है। उसकी जिंदगी शुरू से अच्छी नहीं थी, लेकिन विलियम ने उसकी
पूरी लाइफ बदल दी। इसलिए वो विलियम को हर चीज के लिए थैंक्स करती है। बट अफसोस अब वो इंजर्ड हो चुके थे। वो मॉन्स्टर्स और उनके टेंटिकल्स कैथली को बीच में खोप देता है, लेकिन कैथली उस जगह में अपनी फेरी गेट्स को ओपन करके अपनी बॉडी के साथ उन मॉन्स्टर्स के बीच फट जाती है। उस एरिया में जितने भी बीस्ट होते हैं वो सबके सब मर जाते हैं कैथरीन के साथ, और इसी के साथ ये एनिमी पर ही एंड हो जाती है। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए बाय बाय।